Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up December 12th, 2023 newspaper, The Hindu. Starting with the first article, Supreme Court upholds repeal of Jammu Kashmir special status. So, in 2019, 5th of August, when the special status of the Jammu Kashmir under Article 370 was abrogated और उसमें अमेंडमेंट किया गया था 335 ए में भी, तो उसको उसका डिसीजन पेंडिंग था इतने साल से। तो yesterday सुप्रीम कोर्ट हैड अपहोल्ड्स अपहोल्डेड द रिपील ऑफ द जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस। तो प्रवेश, इसको ब्रीफ में समझा दो 370 एंड 335 है। ठीक है, तो बेसिकली जब इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्शन साइन हुआ था of Jammu and Kashmir with the individual, so it was decided that the Jammu and Kashmir will be given a special status under Part 13 of the Part 13, I think, Part 13 of the Constitution, which provides special status to different states. तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 370 के अंदर, और 370 के अंदर इनको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट फ्लैग इनका था। उसके बाद आर्टिकल 355 ए भी है, जिसके अंदर इनको जो वहाँ के डोमिसाइल्ड लोग हैं वो ही वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कमर्शियल बिजनेस कर सकते हैं। इंडिया का कोई भी नॉर्मल इंसान वहाँ पर इस तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता था, ना प्रॉपर्टी खरीद सकता था। तो बेसिकली this was against the unity and integrity principle of the country, and on the basis of which, first the president issued an ordinance. The Article 370 will be temporarily be repealed, और उसके बाद पार्लियामेंट एक बिल लाई जिसके अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से जो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 है उसको रिपील किया गया, और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया अलॉन्ग विद लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो अभी हमारे यहाँ पे दो यूनियन टेरिटरी हो रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर लेजिस्लेचर है, और जो लद्दाख है वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो अभी 370 और 355 ए के बाद वहाँ पर आम आदमी भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, डोमिसाइल ले सकता है, और गवर्नमेंट जॉब जो है जम्मू कश्मीर की उनमें भी वो एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। तो ये इसमें दो सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है। आर्टिकल 370 वाज नॉट इनैक्टेड विद द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया गया था, वो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन था। तो जो जैसे लाया गया था 370 वैसे ही रिपील किया गया, वैसे ही उसको अप्रोप्रिएट किया गया। तो प्रदेश में लिखा हुआ है की टेक अवे क्या बोला गया है कि जम्मू कश्मीर डज नॉट हैव एनी इंटरनल सॉवरेंटी। जो हम लोग का स्टैंड रहता है आर्टिकल 1 में कि यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन जो है वो डिस्ट्रक्टेबल है ऑफ द डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। स्टेट्स को आप तोड़ सकते हो, बाउंड्री बना सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन यूनियन उसका सॉवरेंटी होता है, स्टेट का सॉवरेंटी नहीं होता। तो जम्मू कश्मीर डज नॉट हैव एनी इंटरनल सॉवरेंटी और डिफरेंट नहीं है वो अदर स्टेट से। इट कैन बी आर्टिकल 371 में स्टेटस मिल सकता है, वो बात का बात है, लेकिन 370 में अलग से उसको नहीं मिलना चाहिए स्टेटस। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, ये जो वर्ड है इसको नोट कर लेना पड़ेगा। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, हर एक स्टेट का इक्वल पार्ट होना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए, कोई अलग स्टेटस किसी नहीं मिलना चाहिए। फिर टेम्पररी प्रोविजन है, बात कर लिया 370 लाया गया था प्रेसिडेंट का इशू से और नोटिफिकेशन से, तो उसको रिमूव भी ऐसे ही किया गया। और सेकंड एक और इम्पॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पर लिखा हुआ है कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। अभी जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड है, जैसे प्रवेश ने बताया, लेजिस्लेचर वहाँ पर। तो वो अभी हिसाब से देखा जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ पर। तो वापस से स्टेटहुड रिस्टोर होगा और इलेक्शन विल बी हेल्ड बाय 30 सितंबर 2024। तो ये बात हो गया। दूसरा कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख को भी वैलिड किया गया। तो ओवरऑल जो भी सरकार का डिसीजन था, इट वाज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विद इन द हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री। मैं दो चीजें मैं ऐड कर देता हूँ कि बेसिकली इस द आर्टिकल 370 वाज इन पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो भी औषध ने बात की कि अभी जो सिस्टम पूरा बदला है, तो बेसिकली डीलिमिटेशन कमीशन भी जम्मू कश्मीर का भी हमने देखा अंडर सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई, जिन्होंने तय किया है कि कितनी सीट तक जम्मू कश्मीर को मिलेंगी, जम्मू प्रोविंस, कश्मीर प्रोविंस और लद्दाख को। तो उसके बिहाफ पे जो रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी है वो भी वहां पर आएगी। हाँ, अब ये बस फैक्ट कि मोहन यादव ही सिलेक्टेड टू बी अ न्यू मध्य प्रदेश सीएम। तो न्यू चेहरा है ये एक तरह से। ओबीसी कंस्टिट्यूट ऑफ द 52% ऑफ द पॉपुलेशन
और 17% शेड्यूल कास्ट से। तो शिवराज सिंह चौहान पहले थे और अभी मोहन यादव। रिटेल इन्फ्लेशन इज नॉट स्टेबल, ऐसा कहा रहा है। तो रिटेल इन्फ्लेशन दिव्या है क्या? Okay, Divya, answer whether it is CPI or whether it is WPI. मैं बताऊँ? हाँ Yes, बोलो। you can answer. CPI. Right. रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई हो पहले गया, हाँ, कंज्यूमर प्राइस पहले इंडेक्स। WPI पहले WPI होता था, बट एज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म नाउ इट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो रिटेल इन्फ्लेशन में फ्यूल प्राइसेस, फूड प्राइसेस आर आल्सो इंक्लूडेड, क्योंकि वो डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। यस। WPI में होलसेल। हाँ जी, राइट। JNU bans protest near academic complexes, 20,000 फाइन फॉर वॉलंटियर्स। तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो 500 फाइन फॉर स्मोकिंग एंड अगेंस्ट फ्री स्पीच से बात किया जा रहा है। तो ये स्टैंड क्या रहा है प्रवेश आपका इस पे? तो मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के चारों तरफ आप प्रोटेस्ट ना कीजिए। प्रोटेस्ट आपको राइट है, तो उसका एक प्रॉपर स्पेस होता है, वहां पर आप जाकर कीजिए। और दूसरी बात है कि अगर आप एंटी नेशनल डिमांड बोल रहे हैं, तो अभी तो आपके ऊपर सिर्फ फाइनेंशियल जुर्माना लग रहा है, क्योंकि अगर आप एंटी नेशनल बोलते तो आपके ऊपर अदर क्रिमिनल प्रोविजंस भी लगा लगा दिए जाते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं इनसे स्टूडेंट लेवल पे ही इस चीज को डील कर रहा है, क्योंकि अगर वो चाहे तो एफआईआर चला के इनका करियर भी खत्म हो सकता है। तो तो यहाँ लेकिन पे ये आई वुड ओके आई वुड से कि यहाँ पे बोलो। मेंशन्ड है कि it is banned within 100 meters of any academic or administrative complex, so it can also disrupt जो कोर्सेज चल रही है, जो क्लासेस चल रही होती है। तो राइट टू प्रोटेस्ट एंड राइट टू डिसेंट एग्जिस्ट करता है एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। सो यहाँ पे सिर्फ ओनली विद इन 100 meters इट इज नॉट अलाउड। सो ओवरऑल लाइक जैसे अभी बोला प्रवेश ने कि इट इट दे कैन डू इट कोई स्टेज पे या और किसी मतलब थोड़ा दूर के एरिया में विद इन द यूनिवर्सिटी। इसमें दो एक और इम्पोर्टेंट एरियाज है जो मैं हाईलाइट कर। भी हो सकता है कि बोलो दिव्या। एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो रिलीजियस या कोई भी कम्युनिटी से रिलेटेड चीजें नहीं होंगी वहां पर। तो इक्वलिटी शो करता है कि सभी के लिए, तो इसलिए 100 मीटर का डिस्टेंस रखा गया है कि किसी भी इंस्टीट्यूट से रिगार्डिंग। और मुझे एक चीज और बोलनी है कि आप यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हो, प्रदर्शन करने नहीं जाते हो, तो आप जो पीसफुल और लिबरल मेथड्स होते हैं एप्लीकेशन के, पिटीशन के, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। आप झंडा लेके मत खड़े हो जाइए कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ गलत कर रहा है। आप पढ़ने गए हैं वहाँ पर, आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो बच्चा ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहा है या लेना चाहता है, वो पढ़ाई के लिए लेना चाहता है। आप इस तरीके की जब ऐसे मेजर एडमिनिस्ट्रेशन को लेने पड़ रहे हैं, वो इसी वजह से लेने पड़ रहे हैं ताकि बच्चे वो उस इंस्टीट्यूशन की अहमियत को समझें और अपने करियर पर फोकस करें। So Pravesh, but आई according डिसएग्री to विथ me, योर वर्ड, मैं बता रहा हूँ इसमें even मैं I disagree. Hmm. Okay, Ashik, you can explain. दो चीज़ हाईलाइट करूंगा इसमें। तो इसमें पहली बात है कि एंटी नेशनल रिमार्क क्या है वो पता चला नहीं। कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए भी कुछ भी एंटी नेशनल रिमार्क हो सकता है। तो बाकी जो लिखा हुआ है कम्युनल कास्टिस्ट और ये रिमार्क्स, तो उसमें 10,000 रुपीज़ पेनल्टी है रादर दैन NSA 10,000। आई थिंक इट इज़ रिजिबल रिस्ट्रिक्शन। दूसरा कि वन कैन नॉट डिस्टर्ब द एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, दिस इज करेक्ट। और आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आई थिंक प्ले कार्ड यूज़ कर सकते हो, आप कर सकते हो, ये इसके लिए बैन नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अगर डेरोगेटरी रिलीजियस कम्युनल और कास्टिस्ट रिमार्क करोगे तो ये फाइन हो सकता है। फिर इलीगल इलिसिट ड्रग्स और स्मोकिंग, इसमें भी फाइन हो सकता है। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन जो एग्जैक्ट यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है कि बैन्स प्रोटेस्ट नियर द एकेडमिक कॉम्प्लेक्सेस, आई थिंक दिस इज थोड़ा ज़्यादा हो गया। प्रोटेस्ट शुड बी देयर इन यूनिवर्सिटी के अंदर में, जरूरी नहीं कि हर बार सिर्फ पैलेस्तीन, इसराइल या फिर हिंदू ब्राह्मणवादी की प्रोटेस्ट ऐसे जरूरी इसी पर होगा। हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव का जो फंक्शनिंग उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहा होगा। क्या हो सकता है कि वाटर सप्लाई नहीं हो रहा होगा या फिर हॉस्टल का जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं हो, उसमें प्रोटेस्ट हो सकता है। तो ओवरऑल ब्लैंकेट बैन ये सही नहीं होता है।
कोई भी वैरायटी, चाहे आईटी भी होता है प्रोटेस्ट, हर जगह होता है। सुसाइड के खिलाफ भी प्रोटेस्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेस्ट शुड बी देयर, बट विद इन द कन्फाइनमेंट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन ब्लैंकेट नहीं बैन कर सकते, मानसी। हाँ राइट, यहाँ पे लेकिन अवेयरनेस ब्लैंकेट बैन नहीं किया जा रहा है ना यहाँ पे, इट इज ओनली विद इन 100 meters ऑफ द एकेडमिक ब्लॉक। So हाँ, तो like 100 in far off areas में थोड़ा you can do it, मतलब वही है एकेडमी कि एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स। तो yes, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स के नहीं होता, एकेडमी हो तो चलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा हुआ है ना, वहाँ पर अगर नहीं करेंगे तो फिर लोग सुनेंगे ना कुछ भी। इसलिए ऐसे इन लोगों ने मैनिपुलेटिव करके यूज़ किया इसको, 100 मीटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स। एकेडमी होता तो चलता, जो पढ़ाई कर रहे हो हाँ पढ़ने जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव के सामने मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम्म, मतलब फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट है, बट आप किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हो उससे उसको थोड़ा रेगुलेट करने की यहाँ बात की जा रही है। 35,000 स्ट्रेट डॉग्स स्टेरलाइज्ड। तो ये हम लोग बात किए थे कि रेबीज को अगर प्रिवेंट करना है तो इट इज़ एक ही मेथड है, वो है स्टेरिलाइजेशन। आप उसको मार नहीं सकते, कलिंग ऑफ डॉग्स नहीं हो सकता, ना ही कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट केयर तो है नहीं इसमें रेबीज में। तो आप एंटी रेबीज वैक्सीन स्पेशल कैंप बताओ, असोला भाटी माइन सेंचुरी दिल्ली में। यहाँ पे हमने ये डिबेट भी किया था जब हम डॉग एज पेट्स की बात करते हैं। सो वहां पे भी वी आर सीइंग की इंसिडेंसेस की ओनर को ही बाइट किया जा रहा है या फिर इट इज आल्सो प्रूव टू बी फेटल। सो डेंजरस डॉग्स का अप्रूवल नहीं दिया जाना चाहिए, जो कि इंडिया में नहीं दिया जाता है, बट दिल्ली एमसीडी में देखा गया कि डिस्पाइट द बैन दे आर आल्सो रिकॉग्नाइजिंग, दे आर स्टिल गिविंग लाइसेंसिंग एंड परमिटिंग टू कीप डेंजरस डॉग्स एज पेट्स। प्रवेश, ब्लड मनी क्या होता हाँ है? सर। ब्लड मनी। लिखा हुआ है blood money refers to the compensation paid by हम्म, offender अच्छा for वर्ड their है। kill family of murder victim. कि उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, पैसा दे दो। मतलब किसी को गलती से आप ठोक दिए व्हीकल से, फिर आपको लग रहा है कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, तो मैं जो फैमिली को कंपनसेशन दे दिया 10-20 लाख रुपया, तो ब्लड मनी हो गया। तो कोई प्रोविज़न नहीं है इंडिया में ऐसा, और होना भी नहीं चाहिए कभी भी। अकॉर्डिंग टू द लॉ प्रोसीडिंग होना चाहिए। ये कुछ कुछ जगह में चलता है ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट। तो ऐसी रिलेशन है इसका ब्लड डायमंड से। तो ब्लड डायमंड है क्या प्रश? क्या बताओ। डायमंड माइनिंग कहाँ पर होता है? अफ्रीकन कंट्रीज में। वहाँ पर उसका जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजी, लोकल ट्राइबल का डिस्प्लेसमेंट, दूसरा की किलिंग ऑफ द लोकल ट्राइब्स, ट्राइबल फेट्रिसाइड ऑफ उसके अंदर में। तो इसको तब जो डायमंड मिलता है तो वो ब्लड डायमंड होता है, कि खून पर ही बना हुआ डायमंड है, उसको बोलते हैं। तो भी नहीं इंपॉर्टेंट मुझे ये कॉन्सेप्ट है। था कि ये जो ब्लड मनी है ये बेसिकली लीगल प्रोविजन के अंडर होनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है ना। नहीं, मैं कहाँ कहा कि लीगल प्रोविजन होना चाहिए। मैं बोला ब्लड हाँ मनी नहीं, कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है, और नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ इंडिया में होना ऐसा। नहीं चाहिए। हम्म, इंडिया में ऐसा नहीं है, मतलब लीगल प्रोविजन में होना चाहिए वो, कि जो भी प्रोसीडिंग हो लीगली हो। तो ब्लड मनी कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। हम्म, ये बहुत फेमस है बिहार में। जब हम लोग बात करते हैं ना डाउरी और बाकी जगह, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी अगर स्पेशली रूरल एरिया में, अर्बन एरियाज में नहीं, रूरल एरियाज में, कि जो भी अगर लड़के काम करते हैं तो उसको अगवा किया जाता है, उसको फोर्स मैरिज किया जाता है लड़की के साथ। तो ये इशू है, मतलब 7,194 फोर्स्ड मैरिज केसेस। इसमें किडनैप किया जाता है ग्रूम को ऑन द गन पॉइंट। ऐसे तो इसमें एक एग्जांपल दिया कि टीचर थे, उसको किडनैप किया गन पॉइंट से, और उसके बाद फिर विमेन्स फादर राजेश राय उसको फिर शादी करा दी अपने बेटी से। तो ऊपर से कंसिडर एलिजिबल फॉर मैरिज कैन कमांड, तो हायर कास्ट, बेटर जॉब और मोर डॉरी, इसी कारण इसको पकड़ लेते हैं। तो जब डॉरी का बात करते हैं तो उल्ट दूसरा एग्जाम्पल तरह से लिख सकते हैं इसको। जैसे ये एग्जाम्पल है, इतने सारे मूवी है जिसमें लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द ग्रूम किडनैपिंग एंड मैरिजेस।
अतरंगी रे। अरे यहाँ पे लड़के को पकड़ लिए थे, आप ये बोल हाँ रहे हाँ, मतलब रूरल एरिया में होता है, जैसे होता है ना अपर लोअर कास्ट है तो ऐसा पकड़ लिया, तो बहुत डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट कॉनोटेशन में, जो ऐसा दिखता नहीं है बाकी जो। तो लड़के को पकड़ते, लड़की नहीं पकड़ती, उसके फादर पकड़ते हैं, बाहुबली जो भी है। पावर डिमांड्स रोल बैक ऑफ ओनियन एक्सपोर्ट बैन। तो अभी हाल फिलहाल में दो बैन हुआ था, ऑन द राइस, ब्रोकन राइस एंड अनियन एक्सपोर्ट। तो बैन अंदर होता है, इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द ईसी एक्ट 1955। सेंटर ब्लेम्स ट्रेडर्स फॉर राइज इन अनियन प्राइस। तो इंटरवेंशन लिया गया, तो उसे के लिए फॉरेन ट्रेड में बैन किया गया इसको। और क्या कर सकते हैं मानसी अनियन प्राइस को रोकने के लिए? देयर आर टू मेजर्स। एक तो जो गवर्नमेंट कर सकती है, एक्सपोर्ट बैन हो गया। सेकेंड वुड बी कि ओपन मार्केट सेल्स जो बफर स्टॉक का है वो गवर्नमेंट कर सकती है, सो दैट अगेन सप्लाई कैन बी इंक्रीज इन द मार्केट एंड प्राइसेस कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड। ये दो मेन मेजर्स यही हैं। हाँ, और उसमें लिखा हुआ है इसके कंटिन्यूसली अलावा प्रोक्योर अनियंस फ्रॉम फार्मर अंडर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। बफर स्टॉक हम्म मैंने बता दिया, और क्लोज तो ये वॉच जो ऑन द मेजर्स है, प्राइसेस। ये जो मेजर्स है ये शॉर्ट टर्म मेजर्स है। लॉन्ग टर्म मेजर्स हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने की बात करें, एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन कैन बी स्ट्रेंथेंड एंड अभी डोमेस्टिकली जो शॉर्ट टर्म मेजर्स की वजह से फार्मर्स को जो लॉस हो सकता है, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू एक्सपोर्ट, सिंपली पुट, तो इसमें वी कैन अगेन लेवरेज द ई नैम जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। दे कैन सेल इट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर दे कैन फेच गुड मार्केट प्राइसेस। राइतु बंधु, राइतु बंधु तेलंगाना का स्कीम है, जैसे एक पीएम किसान है वैसे ही राइतु बंधु है। इट ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट सपोर्ट ऑफ 15,000 रुपीज पर एकड़। तो ये दोनों स्कीम है, इट इज नॉट फॉर द लैंडलेस फार्मर, इट इज ओनली फॉर द लैंड ओनिंग फार्मर्स। छोटे फार्म छोटे लैंड ओनिंग के हो सकता है, लेकिन लैंडलेस के हिसाब से नहीं है। तो ऑल फार्मर पूछेगा तो ये गलत हो जाएगा आंसर में, ऑल फार्मर नहीं है। यहाँ पे वी कैन से औशिक कि when we talk about feminization of agriculture, so financially also it is going to be a good source for the female agriculturists when we say कि they have lack of access to the formal sources of credit. हम्म, कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ना, 15,000 रुपीज पर एकड़। Right. तो हर एक जगह एलिफेंट कैंप होता है, वो फोटो है जहाँ पर लोकल महतो जाते हैं और फिर एलिफेंट को ट्रीट करते हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी सेल होता है, उसके अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल ट्राइब्स दो कोलैबोरेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। तो एलिफेंट के भी हो सकता है, मंकीज का हो सकता है, तो स्पेसिफिक ट्रेन कैंप होता है छोटा छोटा हर एक डिपार्टमेंट के अंदर में। तो इंजरी ऑफ द एबेंडेंड बाय इट्स मदर, तो हर एक एनिमल के लिए हो सकता है, तो किया जाता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि इंडिया में जो इलेक्शन है वो डिसअपियरेंस ऑफ द इश्यूज, क्या क्या इश्यूज है पब्लिक डिस्कोर्स में, कि बीपीएल में कितने लोग बीपीएल के अंदर में, और उसको डिस्प्लेस करके लैंग्वेज जीडीपी ग्रोथ हो गया। इनफॉर्मल सेक्टर्स में वर्किंग कंडीशन क्या है माइग्रेंट का, ये सब एक तरह से देखा जाए तो इनविजिबल डिस्कशन है इलेक्शन के समय में। जो इलेक्टोरल एनालिसिस हुआ है वो बात होता है कि कितना सब्सिडीज दिए या कितना आप कैश इंसेंटिव दिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ये सब बात होता है। तो ओवरऑल डिस्कशन होना चाहिए बिफोर इलेक्शन, वो बात करें सर। यहाँ पूछा हुआ है कि एक क्वेश्चन है, क्रिटिकल कमेंट है ये,
कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर वर्डिक्ट हैज इम्पेरिल्ड द राइट्स ऑफ द स्टेट्स। तो आई थिंक इट इज नॉट दैट। ऑलरेडी जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के द्वारा जो आर्टिकल 370 लाया गया था उसको उसी हिसाब से वापस किया गया। दूसरा बात है कि जो स्टेट इंडिया में है उनका पास सॉवरेंटी नहीं है, सेमी सॉवरेंटी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डिस्ट्रक्टिबल है स्टेट्स। तभी जा करके तेलंगाना को अलग किया गया फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, झारखंड को फ्रॉम बिहार, उत्तराखंड फ्रॉम यूपी। तो स्टेट्स का अपना राइट्स है, लेकिन वो विद इन द बाउंड्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 1 से लेकर 3 के अंदर में है। प्रवेश, तो ये स्टेटमेंट वैसा नहीं है कि इट हैज इम्पेरिल्ड द राइट्स ऑफ द स्टेट्स, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। And also, like Article 370 was never meant to be permanent in nature. And यस, political यहाँ पे बहुत important थी to abrogate this article. And बाकी states की rights कैसे violate हो सकती है, वही जो आपने बोला कि यही angle हो सकता है यहाँ पे। हाँ, कि जम्मू कश्मीर कोई सॉवरेंटी नहीं है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म जो अच्छा एक वर्ड है, इसको पहले ही मैंने बोला, लिख लेना इसको। एसिमेट्रिक मतलब फेडरलिज्म इक्वल होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, एसिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। एसिमेट्रिक कुछ कुछ जगह पे है, ऐसे ग्रांट्स इन एड्स है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी 60-40 है, किसी में 90-10 है, तो एसिमेट्रिक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में एसिमेट्रिक नहीं है, वो एसिमेट्रिक है उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि वहां भी डेवलपमेंट हो, वहां पर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी है। ट्रीटमेंट में एसिमेट्रिक नहीं, उसको बढ़ावा देने के लिए एसिमेट्रिक किया जाता है। तो दोनों का हाँ, माइंडसेट डिफरेंट है। France Commission devolution of fund is also उसमें an भी हाँ। example of it. हम्म, मतलब एसिमेट्रिक में ये है कि इंडिया में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है इन पॉजिटिव सेंस कि जो स्टेट Coordinations, के जो yes. कंडीशन, हाँ, अकॉर्डिंगली उस तरीके से डेवलपमेंट एड दिया जाएगा, उस तरीके से मेजर्स लिए जाएंगे। मतलब हर स्टेट के लिए सेम मेजर्स सेम लेवल पे नहीं लिए जा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द कोर्ट फेलियर टू गिव इट्स रूलिंग वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू 2 यूटी इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जांपल जुडिशियल इवेजन लिखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बहुत हार्श है, तो इसको ऐसा लिख नहीं सकते। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सोच सकते कि दिस इज एग्जांपल ऑफ द जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल स्क्रूटिनी। उसके बाद ही पता लग सका कि जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उसके अकॉर्डिंगली सरकार ने 2019 में एब्रोगेट किया 370। वैसे एग्जाम में लिख सकते हैं। अब प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको प्रेसिडेंट के थ्रू ही आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। कोई भी और स्टेट को नहीं कर सकता ऐसा। तो ये बात है। तो एक अच्छा आर्टिकल हो सकता है कि हार्वेस्ट द ओडिशा स्टोरी टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो COP28 दुबई, तो बात हो रहा है कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, प्रवेश उड़ीसा के हिसाब से बता सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या वहां पर? कल छत्तीसगढ़ का बात किए थे, आज उड़ीसा का बोलो क्या। तो एक तो पॉवर्टी, हाँ, एक तो ये हो गया, और दूसरा सबसे ज्यादा पीवीटी यूज करते हैं। हाँ। उसके बाद जो इंसर्जेंसी एरियाज है ईस्टर्न उड़ीसा में वो है। हम्म। और इसके पहले तो बाद बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि पॉवर्टी, न्यूट्रिशन डेफिसिट, मलेरिया, सबसे ज़्यादा केसेस मलेरिया को होता है वहाँ पर उड़ीसा में, जो वॉश स्कीम ढंग से नहीं हो पा रहा है। दूसरा कि डिजास्टर्स हर बार उड़ीसा में आता है, हर साल उड़ीसा में साइक्लोन आता है। उसी कारण जो भी इम्प्रूवमेंट होता है अगला 11 महीना, वो 12वां महीना में कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। तो सस्टेन डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है उड़ीसा में। तो कैसे किया जाए, तो इसका कितना सारा वर्ड्स दिया हुआ है, तो इसको एक बार उठा लेते हैं। तो इसमें बात हो रहा है कि उड़ीसा पहले इंपोर्ट करता था राइस फ्रॉम अदर स्टेट्स, लेकिन अभी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया गया है, और हाईएस्ट प्रोडक्शन 13.6 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन, इट इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑन रिकॉर्ड। काला इंडिगो डिस्ट्रिक्ट जो बोलते थे लैंड ऑफ हंगर, इट हैज बीन नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू उड़ीसा राइस बॉल। तो क्यों क्यों क्योंकि वहां पर पहले मार्जिनल फार्मर थे, उनके पास अपना लैंड नहीं था डिस्पाइट द क्रॉप एरिया। लेकिन अभी बात हो रहा है स्कीम्स लाइक कालिया, कालिया स्कीम, जैसे हम लोग बात करते हैं राइतू बंधु
पीएम किसान वैसे ही कालिया है। उसमें बात होता है कि आप डिजिटली कैसे यूज़ करें, डिजिटल एम्पावरमेंट यूज़ होता है, डायरेक्ट बेनिफिट यूज़ होता है, फिर साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस यूज़ होता है। उड़ीसा मिलेट मिशन में मिलेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्लाइमेट एक्शन प्लान में हर चीज़ बारे में बात किया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट में कोस्टल प्रोटेक्शन जोन के हिसाब से देखा जाए तो CRZ, कोस्टल रेगुलेशन जो 2011, उसमें बात करते हैं कि कैसे हम लोग इवॉल्व कोस्टल को एक टूरिज्म हब भी बनाए, प्रोटेक्ट भी करें, सस्टेनेबल ग्रोथ भी हो वहाँ का, और कैसे डिजास्टर रिलीफ के लिए यूज़ करें। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स इज इम्पोर्टेंट। क्लाइमेट रेजिडेंट क्रॉप, साइक्लोन, फ्लड, ड्राउट्स जो आता है फ्रीक्वेंट है, तो उसको हेल्प करने के लिए फिर क्रॉप प्लानिंग होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट कल्टीवेशन, जीरो इनपुट बेस्ड नेचुरल फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग ऐसा वर्ड है, ले लेना, वाटर सेविंग डिवाइसेस, ई पेस्ट सर्वेलेंस, ये किया जा रहा है। वीमेन फ्रेंडली ड्रेजरी, रिड्यूसिंग फार्म इम्प्लीमेंट, ट्रेनिंग फार्मर, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स एंड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इसी कारण पैडी प्रोडक्शन बढ़ गया। और बताओ मानसी। ओके सॉरी, मेरा माइक ऑन था तब। आई वाज सेइंग कि यहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट में वी मिस वन थिंग कि उड़ीसा पहले रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट होता था, एंड थ्रू परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग इट हैज नाउ टर्न टू बी अ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। यस, तो कितना इसमें वर्ड्स कितना अच्छा अच्छा है, देखो, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सिर्फ वो बात नहीं हो रहा है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर टारगेट करे, कि जहाँ से ज़्यादा गरीबी लोग रहे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहे वहाँ टारगेट करना चाहिए। तो गजपति डिस्ट्रिक्ट ऐसे में राइस फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन क्या होता है, राइस फोर्टिफिकेशन, दिव्या। फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट प्रूफिंग, फूड एंड न्यूट्रिशन। फोर्टिफिकेशन कॉन्सेप्ट क्या है, करुणा? प्रवेश। बेसिकली जो फोर्टिफिकेशन में क्या होता है ना कि आप एक न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन कर देते हो। जैसे कि अगर हम राइस की बात करें, राइस फोर्टिफिकेशन, तो राइस का जो कर्नल होता है उसके अंदर बेसिकली आप एक लेयर ऐड कर देते हो। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मतलब, लेकिन उससे जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। हम्म तो न्यूट्रिशन मतलब डेफिशिएंसी कम करने के ये लिए। होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स होते हैं उसको हम स्प्रे कर देते हैं एक तरीके से। हम्म विटामिन ए और आयरन कंटेंट इंक्रीज किया जाता है इन केस ऑफ राइस फोर्टिफिकेशन। हाँ, सो और भी, माइक्रो हाँ, कर न्यूट्रिएंट ऐड सकते। किए जाते हैं। अभी यही हो रहा है, बाकी से भी कर सकते, डिपेंड होता है कौन सा राइस का ब्रांड है पूरा। और एक फेमस एग्जांपल इसमें गोल्डन राइस का भी है। हम्म, प्रवेश, इसको लो, कि पुतिन ड्रामेटिक विजिट टू गल्फ एरिया। तो पुतिन हमेशा बात करते हैं सऊदी अरेबिया, UAE, वो एक तरह से US के हेजेमनी के अंदर में रहते हैं, मतलब उन्हीं का एक अम्ब्रेला के अंदर में रहते हैं। तो पुतिन का मकसद क्या था गल्फ कंट्री में जाने में, आपका एनालिसिस क्या रहेगा? तो मेरे हिसाब से मतलब रशिया इज showing it as the global power which can mediate between the Gulf countries crisis। अगर हम इसराइल और पैलेस्टीन की भी बात करें तो वहां पर रशिया किस तरीके से सोल्यूशन दे सकता है, तो दैट आई कैन ड्रॉ फ्रॉम दैट। इसमें बात यही है ओके, कि, हाँ मानसी। मैं ये बोलूंगी कि सिंस द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इट इज शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स ईस्ट एशिया, या फिर हम गल्फ कंट्रीज की भी बात कर सकते हैं। सो चाहे आप बात करो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, या फिर एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बात करो, या मिलिट्री के पर्पस के उससे बात करो। सो इवन रशिया वांट्स टू बी प्रेजेंट इन ऑल दीज टॉक्स, या COP28 भी दुबई में हो रहा है। सो फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव गल्फ रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में। ठीक है, मैं ऐड करूंगा कि जो गल्फ रीजन में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है एनर्जी, ओपेक, कि वहाँ पर एनर्जी क्राइसिस हो जाता है अगर गल्फ रीजन में, अगर उन लोग कर्व कर देते ऑयल और प्रोडक्शन को। और वो जो रीजन है पूरा वो स्टेबलाइज होना जरूरी है फॉर द लार्जर रशिया। तो यहाँ पर साइनो रशिया अलायंस के लिए वो स्टेबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए चाइना ने पहली बार पिछले साल
इसी साल या पिछले साल उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में डायलॉग हो। उसके साथ साथ आप देखोगे इस साल रशिया ने वहां जा करके इंटरवीन किया और बात किया कि कैसे हम लोग कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं, साइनो रशिया अलायंस को बढ़ा सकते हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट से, स्टेबलाइजेशन ऑफ द गल्फ रीजन, इराक सीरिया वॉर को कम करे, इसराइल और पैलेस्टीन वॉर को भी कम करे, इसके लिए उन्होंने बात की। और ईरान और सऊदी अरेबिया और यूए के बीच में कॉपरेशन ज़्यादा हो, क्योंकि उन लोग का फायदा है, इन्वेस्टमेंट होगा, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन होगा। उन लोग के लिए एक तरह से यूएस को जो हेजिमनी है पेट्रो डॉलर का, वो कम हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में जो ब्रिक्स करेंसी है, जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ करेंसी आने वाला है, उसको बढ़ावा मिल सकता है। ब्रिक्स करेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्रूड ऑयल, मिनरल्स, मिनरल्स मतलब क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, उसमें यूरेनियम हो गया, एक्सेट्रा सब, और स्टेबिलिटी, ब्रिक कंट्री जो हार्ड पावर होता है। तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होता है करेंसी के लिए, लॉन्ग करेंसी के लिए, तो कौशिक, यहाँ इसमें पे हेल्प करेगी। मेरे को एक डाउट कि एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जैसे बात कर रहे थे, तो वी टॉक अबाउट ओपेक एंड ओपेक प्लस। सो इफ वी सी, मतलब ओपेक और ओपेक प्लस एक तरीके से राइवल्स है। ओपेक प्लस में रशिया इज अ मेजर प्लेयर। तो अगर ओपेक मतलब जिस तरीके से भी रहेगा कि अगर ट्रेड उसके फेवर में नहीं है, या अगर वो सपोज आउटपुट रिड्यूस कर रहा है ऑफ क्रूड ऑयल, तो वो ओपेक प्लस के फेवर में होगा। तो ये वाला पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया, जो आप बोल रहे हो एनर्जी डाइवर्सिटी से रशिया को कैसे फायदा होगा। रशिया को ये फायदा होगा कि जो, एक तो पहली बात है, जो एनर्जी जो बेचा जाता है फ्रॉम द गल्फ कंट्री, वो डॉलर में बेचा जाता है, पहली बात। क्योंकि वो साइन किया हुआ था ना सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में, पेट्रो डॉलर, इसको 1970s के बाद से बोला जाता है कि डॉलर का कोई वैल्यू नहीं है, वो उससे उससे रिलेटेड है, क्रूड ऑयल कंजम्पशन से, और साइन किया हुआ था। तो जो रशिया को क्या फायदा हुआ कि ओपेक, वो तो ओवरऑल बात करते हैं प्राइसेस का, या बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक जो ऑयल रिजर्व हो गया या फिर गैस रिजर्व, और रशिया भी तो बेचता है ना, यूरोप को गैस बेचता है, कतर से इंडिया में आता है गैस, तो वो उस जगह में स्टेबिलिटी आएगा। तो ओवरऑल साथ में काम कर सकते हैं, साथ में कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो कॉपरेशन बढ़ेगा ना। नहीं तो फिर क्या होता है कि ओपेक प्लस चाहता है कम करे तो ओपेक बढ़ाता है, तो आपस में इंटर राइवलरी हो जाता है। तो साथ में करने, एज अ माफिया, एज अ क्लोज कार्टेल काम करने के लिए साथ में आना जरूरी है दोनों के लिए ओवरऑल। ठीक क्योंकि है, ईरान ईरान कॉपरेशन और के हाँ, पर्सपेक्टिव। हाँ, हाँ, ठीक है। फायदा तो होता है, तो वो तो शॉर्ट टर्म फायदा है, लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म में घाटा है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सबको एक जगह हो जाए, और ब्रिक्स करेंसी से मेजर फैक्टर हो गया, अभी डॉलर का बात होता है ना इसलिए। और ब्रिक्स में तो यूए भी है और सऊदी अरेबिया भी है अभी, ब्रिक्स+6 में। तो देयर इज अ सर्ज इन इलीगल इंडियन इमिग्रेंट क्रॉसिंग इनटू यूएस फ्रॉम कनाडा। तो इतने हो गए 96,000। तो ऐसा हो रहा है क्योंकि पैसा देना पड़ता है आपको, कुछ ना कुछ $1,000 देना पड़ता है आपको, एंट्री करवाया जाता है फ्रॉम कनाडा। कनाडा में जो लिबरल पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू इमिग्रेशन, तो और यूएस में थोड़ा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, तो कनाडा के थ्रू इंडिया में आते हैं, तो एक देखा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, ये और ज़्यादा कुछ, कैन बिहार इंक्रीज रिजर्वेशन पुल, सुप्रीम कोर्ट बताया कि प्रोपोर्शनेट और एडुकेट। 50% लिमिट जो दिया गया था ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स ब्रीच कर चुके हैं। तो बिहार ने कास्ट सर्वे अनाउंस किया इसको, और बोला कि 50% जो है वो ब्रीच किया जा सकता है, 60% हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट विल बी अर्ज टू रिकंसिडर 50% लिमिट entirely. It remains to see whether the court will be inclined to do so or not. तो अभी 50% लिमिट कुछ कुछ स्टेट्स में ब्रीच कर चुका है पहले से, जैसे फॉर तमिलनाडु में, वहाँ बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है। और अभी जो लॉ पास किए थे इसमें बताया जा रहा है कि 75% बढ़ा सकते हैं रिजर्वेशन, फिर 20% शेड्यूल कास्ट के लिए, 2% शेड्यूल ट्राइब, 18% अदर बैकवर्ड क्लास, 25% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इंदिरा स्वानी जो 1992 में था जजमेंट था,
उसमें कहा गया था कि कोर्ट एम्फेसिस ऑन द एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्रेस्ड क्लासेस एज अपोज टू प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन। तो ये वर्ड है, इसको ये ले लेना एक बार। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लासेस एज अपोज टू प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, इसका मीनिंग क्या हो प्रवेश? आप दोबारा बोलना उसको कुछ 1992 में इंदिरा सोनी एडिक्वेट जजमेंट बोलना, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ। oppressed classes as opposed to proportionate representation। हाँ, मतलब इसमें ये है कि जो ऑपरेस क्लासेस है उनको जो रिजर्वेशन मिलेगी, उसके लिए वो जो लिमिट है उसके अंदर आप बढ़ा चढ़ा सकते हो, और बेसिकली प्रोपोर्शनेट ऑफ पॉपुलेशन नहीं होगा वो। तो मतलब प्रोपोर्शन हम्म, डिफर करेगा हर किसी हाँ ऑपरेस क्लास का। हाँ। जितना ज्यादा जब ऑपरेस्ट होगी उतना ज्यादा प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। हम्म, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट एरिया जो हाईलाइट करूँगा। अभी 50% लिमिटेशन तो सेंटर भी पार कर चुका है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें 10% EWS के लिए मिल गया वहाँ पर। अब देखा जाता है 9 जज बेंच जो मंडल कमीशन के बाद हुआ था 1990 में, बताया कि 50% लिमिट है, इट इज़ बाइंडिंग रूल, इट इज़ नॉट मैटर ऑफ प्रूडेंस। स्टेट कैन एक्सीड द लिमिट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी लिमिट पार कर चुके हैं, तो ये बिहार इज नॉट द फर्स्ट स्टेट। अदर स्टेट ऑल्सो हैव ऑल्सो पास। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में 72 है, तमिलनाडु में 69% है, अरुणाचल मिजोरम मेघालय में 80 और 80%, लक्षद्वीप में 100% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्रैक के लिए। तो ये सब बात है। तो प्रेरणा, यू कैन टेक अप दिस आर्टिकल इन अ वेरी डिटेल मैनर। What are the FSB concern of the crypto asset in? तो इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये मानसिक वाले ना, फाइनेंशियल ओके, यहाँ स्टेबिलिटी पे बोर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का यही कंसर्न है अबाउट द क्रिप्टो एसेट इंटरमीडियरीज हमने बात करी थी कि लेटेस्ट FTX फ्रॉड हुआ था, जिसमें जो लोगों ने अपना क्रिप्टोज में पैसा इन्वेस्ट किया था, वो जो उनका प्रमोटर था, वो उन्होंने उस पैसे को मिसयूज करके मनी लॉन्ड्रिंग में या किसी और पर्पस के लिए यूज किया, उसको एक्चुअली इन्वेस्ट नहीं किया गया। सो एक तरीके से ये फ्रॉड हुआ। तो ये मतलब FTX एक एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टो एसेट इंटरमीडियरी। सो यहाँ पे यही कंसर्न है कि आप उनको रेगुलेट करना एक तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, प्लस क्रिप्टोज आर ऑल्सो नॉट रेगुलेटेड, तो ये डबल प्रॉब्लम, डबल वैमी हम बोल सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है और उसके स्पिल ओवर इफेक्ट डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि वी आर सीइंग कि क्रिप्टोज में ज़्यादा से ज़्यादा पीपल दे आर इन्वेस्टिंग इनटू इट, तो उसके स्पिल ओवर इफेक्ट भी इन टर्म्स ऑफ देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या उनका जो सेविंग्स है उस पर इम्पैक्ट होगा, उनके इनकम के ऊपर इम्पैक्ट होगा। सो एक तरीके से मेजर वन टाइम जो इम्पैक्ट होता है उसको डील करना फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी। ठीक है। और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बेसिकली 2000